तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद से हम लोग जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद से मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मिडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। फिर एक लेक्चर में पॉलिटी का क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर एक लेक्चर में नहीं हो पाए कवर तो पार्ट 2 करके कवर करेंगे। और उसके बाद से जियोग्राफी का, उसके बाद इकोनॉमिक्स और साइंस का क्वेश्चन देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है, और बिहार जीके का, तो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे क्रम वाइज। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास टॉपिक। तो आइए इसको देखते हैं। इसका टॉपिक है कि प्राचीन भारत का इतिहास, कि भारत में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो भारत में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारत में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और ये किस ईस्वी में प्राप्त हुए थे? तो 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से चावल के नहीं, कृषि के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और चावल कोल्डिवा से उसके साक्ष्य मिला है। तो देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कब प्राप्त हुए थे? तो 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेहरगढ़। और चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कोल्डिवा से प्राप्त हुए थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य का प्राचीन स्थल कहाँ माना गया है? तो मेहरगढ़ को माना गया, जो 7000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। और मेहरगढ़ में पशुपालन 8500 ईसा पूर्व में मानते हैं। लेकिन नवीनतम खोजों के अनुसार प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। और यह 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। और इसमें देखिएगा कि गेहूं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि वाला प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय महाद्वीप का मेहरगढ़ के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित 7000 ईसा पूर्व में मिले हैं। और चावल के साक्ष्य कोल्डिवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर 6500 ईसा पूर्व में इसका साक्ष्य मिला है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। इसमें तांबे के औजारों का पत्थर या पत्थर से भी बनाए जाते थे। तांबे से और पत्थर से, दोनों से औजार बनाए जाते थे, इसलिए इसको ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है, जिनमें संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ पत्थर के भी औजार का प्रचलन मिलता है, इसलिए इन्हें ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लाल रंग। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। और हड़प्पा स्थल में पैर से चालित चाक का भी प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। इसके डिजाइन के आधार पर बर्तन की दो श्रेणियाँ थी। एक पहला था कि बिना डिजाइन वाला बर्तन, और दूसरा था चित्रित मृद्भांड था। मृद्भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। इसको बनाने के लिए मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, यानी कि मिट्टी में रेत को मिलाकर और बर्तन को बनाया जाता था, और इसको आग में पकाकर हल्के भूरे रंग का बनाया जाता था। तो हल्का भूरे लाल रंग का हो जाता था बर्तन जब मिट्टी में पक जाता था तो। और उसके ऊपरी हिस्से में लाल रंग से कलर कर दिया जाता था, और निचले हिस्से को काले रंग से उसमें कुछ डिजाइन बना दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हम भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल पहला, और दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल हो जाएगा।
तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। देखिएगा, ऐतिहासिक काल का निर्धारण लेखन कला के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड पर प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है और भारतीय इतिहास में 2300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में इस आद्य ऐतिहासिक काल का माना जाता है टाइम पीरियड। और इनका आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता एक संध्या सभ्यता है, जिसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला का ज्ञान था, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल था, उसमें भी लिपियों का ज्ञान था, लेकिन वहाँ पे भी पढ़ा नहीं जा सकता था। ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान को पढ़ा जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसकी सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि नगर नियोजन का इसका प्रमुख विशेषता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कि निश्चित कस्बों के अनुसार इसका पक्की ईंट से बनी इमारत, यानी कि ईंट से भी उस टाइम घर बनाया जाता था। ईंट बहुत अच्छा मतलब था और उसका कला और वास्तुकला भी बढ़िया था। तो इसलिए इसका आंसर में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा महत्वपूर्ण विशेषता में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे को एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अनागार प्रमुख है। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है, तो विशाल स्नानागार और अनागार का अवशेष मिला है, जिससे पता चला है इस सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें जिप्सम और मोटर द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो लोथल को। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल। इसका एक्सप्लेनेशन है कि लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के दक्षिणी शहरों में से एक है। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी खुदाई किसने की थी, तो एस.आर. राव ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल बंदरगाह है, यह जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि हड़प्पा नगर लोथल गुजरात अहमदाबाद के जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। इसके आंसर ऑप्शन बी हो गया है। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन गुजरात में है। तो कौन सा हड़प्पा कालीन गुजरात में, तो अभी आपने पढ़ा है लोथल गुजरात में, यहाँ पे बंदरगाह है और यहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य मिले, तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मानव का प्रथम जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नर्मदा घाटी में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है, जो हथनौरा में सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश के हथनौरा में है और इसकी खोज किसने किया था, तो अरुण शोनाकिया ने 1982 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा किस शैली में बनाया गया है। तो बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा या उनकी मूर्ति किस शैली से प्राप्त हुआ है, तो किस शैली से प्राप्त हुआ है देखिएगा, गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों में प्राप्त हुई है बुद्ध की मूर्ति। तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति को गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों से प्राप्त हुई थी। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बोधिसत्वों की मूर्तियों में कैसे कुषाण काल में ये गंधार और मथुरा दोनों शैली में इनकी मूर्तियाँ मिली है। बुद्ध और बोधिसत्वों की कोई मूर्ति बैठी हुई है और कुछ मूर्तियाँ खड़ी हुई बनाई गई हैं। तो देखिएगा बी.एस. अग्रवाल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि सर्वप्रथम मूर्तियों का निर्माण कहाँ हुआ है, तो मथुरा में हुआ है। इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेन-त्सांग के विवरण के अनुसार महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पहली कहाँ बनी थी, तो कौशाम्बी में बनी थी। लेकिन अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं कि सबसे पहले गंधार कला से महात्मा बुद्ध की
प्रतिमा बनी थी। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मतलब महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी पहले साम्राज्य की स्थापना। इसकी साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक मिलता है, तो ईरान तक इसके साम्राज्य का विस्तार मिलता है। और भारत में सबसे पहले साम्राज्य का विस्तार किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम शासकों में से थी। वह एक भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिसने बृहत भारत पर अपना शासन स्थापित किया था और इसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके राज्य की सीमा ईरान से भी मिलती है। इसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस अभिलेख में कलिंग का विजय का वर्णन है। तो किस अभिलेख में कलिंग के विजय का वर्णन है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसके 13वें अभिलेख में कलिंग के विजय का वर्णन है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है कोई भी, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनावली से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बनावली। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में है, फतेहाबाद जिले में स्थित टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बनावली किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, कालीबंगा कहाँ है, किस राज्य में, तो गुजरात में है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी बनी हुई हल की प्रकृति भी मिली है। और खंबात की खाड़ी किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा जुते हुए खेत साक्ष्य मिले हैं। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, के.एन. दीक्षित, M.S. वत्स, ये तीनों थे। B.S. स्मिथ का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का विस्तृत स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया था। और 1926 से 27 में से लेकर 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान थे, N.K. दीक्षित, अर्नेस्ट मैकेस, R.L. स्टीन, A.N. घोष, J.P. जोशी इत्यादि लोगों ने ध्यान दिया था। लेकिन B.S. स्मिथ इस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं थे। ये एक इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है कि बोगजगोई का महत्व इसलिए है। तो बोगजगोई का महत्व किस लिए है, इसलिए है कि वहाँ पे देवी देवताओं का वर्णन मिलता है इस अभिलेख में। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है बोगजगोई में, इसलिए इसका महत्व है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बोगजगोई एशिया माइनर से कई शताब्दी में, तो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिले हैं अभिलेख इसका। और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साथ तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र और वरुण नक्षत्र देवताओं का आह्वान करते थे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिएगा इन 9 पाषाणकालीन स्थल को किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो देखिएगा चिराद बिहार में पाए जाते हैं, इसका तो बी का 4 हो जाएगा। और गुफकराल कश्मीर हो जाएगा, पय्यमपल्ली तमिलनाडु हो जाएगा और उतनूर तेलंगाना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 3, 4, 2 और 1।
3, 4 और 2, 1 देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, 3, 4, 2, 1। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि चिराद बिहार और उत्तरनूर तेलंगाना, गुफकराल कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे पहले पता हो उसको पहले मैच करिए, उसके बाद से जो 1-2 बच जाएगा वो जब जो पहले पता होगा उसको कर लेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। जैसे चिराद का पता है बिहार में है, पय्यमपल्ली का पता है तमिलनाडु में है और गुफकराल का कश्मीर में। तो उत्तरनूर अगर नहीं पता भी है तभी बच जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, इसको भी मैच करना है। महाजनपद है और उसकी राजधानियाँ दिया है। तो अंग का क्या होगा? अंग चंपा है, गंधार का कौशाम्बी है और मल का कुशीनरा है और वत्स का तहसीला है। तो इसका देखिएगा आंसर क्या होगा। क्या हम लोगों ने मैच किया था कि मल का कुशीनरा और अंग का चंपा, गंधार का तहसीला और वत्स का कौशाम्बी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन ए हो जाएगा कि मल कुशीनरा और अंग चंपा, गंधार तहसीला और वत्स कौशाम्बी। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है। मल किसकी राजधानी है? तो मल महाजनपद की राजधानी कुशीनरा है, अंग का चंपा है और गंधार का तहसीला है और वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परशुरी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राज युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। वर्तमान में रावी नदी के तट पर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 10 राज युद्ध परशुरी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो वर्तमान में भारत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं को एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख कौन कौन थे? तो अनु, द्रुही, यदु, पुरु और तुषार, 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित है, जिसके पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? तो देखिएगा इसका आंसर होगा, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोहे के प्रयोग का खोज कोई निश्चित इसका टाइम नहीं दिया गया है। देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मगध के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर उपयुक्त में से ई हो जाएगा, कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि प्राचीन काल में गंगा दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। तहसीला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है। अनर्थ महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक प्राचीनकालीन एक साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि रुद्रदामन का टाइम पीरियड क्या था? तो 130 से 150 ईस्वी था। जूनागढ़ अभिलेख में गुजरात में जो गिरनार पर्वत पर मिला था, इसका अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया था। संस्कृत भाषा में यह प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है और इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बाद का पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि झांसी के पास देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है, इसकी बनी मूर्तियाँ किस कला में महत्वपूर्ण विशेष अवशेष है इसका? तो गुप्त कला में है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त कला। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि देवगढ़ का दशावर मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वही इलाहाबाद जो इस समय नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, गढ़वा किले की निर्मित गढ़वा मंदिर में गुप्तकालीन है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो सोम को कौन सा वेद समर्पित है, मतलब वेद का मंडल? तो 9वां मंडल है जो ऋग्वेद में सोम को समर्पित है। और जो सबसे प्राचीन वेद है उसका क्या नाम है? तो ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। और गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है।
देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 9वें मंडल के सभी 144 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था जिसे मुंजोत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को 9वां मंडल समर्पित है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसका रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। यह किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। और तीसरा मंडल क्या है? तीसरा मंत्र गायत्री मंत्र जो सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैश्विक का। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वैश्विक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ और महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि कणाद थे और इन्होंने बताया था कि सृष्टि का निर्माण परमाणु से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंडग्राम। और कब हुआ था? तो पुराने वाले एनसीईआरटी में 540 दिया है और इस समय के कुछ बुक में 599 ईसा पूर्व दिया है। नई वाली एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली में हुआ है 599 ईसा पूर्व में। और इनकी माता का नाम त्रिशला था जो वैशाली के लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी। और इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, उन संघ के प्रधान थे। और इनके बड़े भाई का क्या नाम था? तो नंदी वर्मन था। और कुछ प्राचीन संस्कृत एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी की जन्म 540 ईसा पूर्व है। और इसी आधार पर अन्य प्रकाशकों ने इस जन्म तिथि को अपनी पुस्तक में लिखा था। इसलिए कन्फ्यूजन अब हो रहा है कि कौन सा सही है। तो महावीर स्वामी का जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही सही है, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म महात्मा बुद्ध के पहले के काल के है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। तो एनसीईआरटी नवीन संस्करणों में भी महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व है, प्रकाशित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में। और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली में निकट कुंडग्राम में हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे जो क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और वजी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। और 527 ईसा पूर्व में लगभग जब 72 वर्ष के हो गए थे तो राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में और जन्म 599 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका प्रथम शिष्य जमाली था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमाली। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ कब 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और प्रियदर्शना नामक एक लड़की थी इनकी। और उसका शादी किससे हुआ था? तो जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था और उसका प्रथम शिष्य बना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकाली जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकाली जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। 14 पूर्व जैन ग्रंथ का नाम है। और बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो अंगुत्तर निकाय है। और जैन धर्म का 14 पूर्व है। इसमें अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय और बौद्धभाव संघ के अध्यक्ष थे। और ये महावीर द्वारा 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया है जैन सभा में। अगला क्वेश्चन है कि कौन बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है?
ऑप्शन ये है कि अहिंसा पर जोर, जाति विहीन समाज, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, उस स्तूप की पूजा करना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा करना, क्योंकि महायान बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती थी। यानी जो महायान थे वो बौद्ध धर्म में मूर्ति की पूजा करते थे, उसको मूर्ति को मानते थे, और हीनयान बौद्ध धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। यही अंतर है इसका, कि ऑप्शन सी हो जाएगा, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा का। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि बौद्ध धर्म हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, यानी वो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध की देवता को मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे। और इन्होंने बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि हीनयान संप्रदाय भी बौद्ध धर्म को मानता था और महायान संप्रदाय भी बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन महायान वाले गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे और हीनयान मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था, यानी पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनको कितने वर्ष के थे तो अपने घर को त्याग दिए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चले गए थे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के एक पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद वो बुद्ध कहलाए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, और इन्होंने अपने मत का प्रचार किया था। उरुवेला से सबसे पहले ऋषि पत्तनम, जो सारनाथ वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में सारनाथ उसको कहा जाता है, पहले ऋषि पत्तनम नाम से जाना जाता था, वहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश को क्या कहा गया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और इस उपदेश में दुख और दुख के कारण और दुख का अंत और दुख के समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहते हैं। पहला दुख और दूसरा दुख के कारण, यानी कि इंसान को दुख कब होता है? उसका कोई ना कोई कारण होता है। अगर इंसान अपना इच्छा मतलब किसी भी चीज़ की लालसा या तृष्णा को छोड़ दे कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, इतने में नहीं खुश है, इसलिए उसका दुख का कारण होता है। उसका दुख का अंत, अगर वो इच्छा अपना त्याग देगा तो उसके दुख का अंत हो जाएगा। इसी सब के बारे में गौतम बुद्ध ने बताया था, तो इसको 4 आर्य सत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके पश्चात तो अपने धर्म प्रचार के लिए कपिल वस्तु, राजगिरी और वैशाली कौशल राज्य गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध भगवान की शिष्टता ग्रहण कर ली थी, और वो प्रचार करते हुए मल्लू की राजधानी पावा पहुँचे थे। वहीं पे इनको कुशीनगर नहीं, वहीं पे मतलब महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी, वहाँ से वो कुशीनगर आए, वहाँ पे अपना शरीर का त्याग किए थे। चुंद नामक जो लुहार था उसने वहीं पे उसके आम्रवाटिका में ठहरे थे बागीचे में, तो उसने अपने महात्मा बुद्ध को एक शुकर मदक खाने को दिया, जिससे उनको कोई बीमारी हो गया जिसका नाम है रक्तस्राव और भयानक पीड़ा हुई। इस वेदना के पश्चात वे कुशीनगर मलगढ़ राज पहुँचे, और उन्होंने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जैन धर्म की, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है, और त्रिरत्न जैन धर्म का धार्मिक पुस्तक है। तो देखिएगा इसको कन्फ्यूजन, त्रिरत्न नामक जो पुस्तक है वो जैन धर्म का है, और त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। पहला विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार का संग्रह था, कि जो संघ में रहेंगे, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो बनेंगे, उनका नियम क्या रहेगा, कैसे रहेंगे। और सुत्त पिटक दूसरा था,
उसमें इनके उपदेशों का संग्रह था। और अभिधम्म का मतलब बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिरत्न जैन धर्म से और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए थे। पहला सटीक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इन तीनों को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई थी जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सा समान नहीं है? तो देखिएगा, आत्मदमन ये समान नहीं है। अहिंसा भी समान है। वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, जो आडंबर भेदभाव था, इन्होंने मूर्ति पूजा, अहिंसा, सारा चीज़ के इन्होंने मना किया था, यानी कि हिंसा को मना किया था। तो इनमें क्या कॉमन नहीं था? तो आत्मदमन, यानी कि जो जैन धर्म था, जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने बताए थे कि अपनी आत्मा को इतना सताओ कि वो फिर अगले जन्म में मतलब इंसान का जन्म न ले। और जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने मोक्ष का साधन मध्यम मार्ग को बताया था कि, और महावीर स्वामी थे, उन्होंने मोक्ष का साधन आत्मदमन बताया था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन है कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था मोक्ष की प्राप्ति के लिए। निर्वाण के लिए वे कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। और इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए, कैवल्य का मतलब जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति, घोर तपस्या और शरीर के त्याग को आवश्यक बताया था। महावीर स्वामी के अनुसार इन्होंने बताया था कि अपने खाना पीना, मतलब अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आप खाना पीना सारा त्याग दे और अपने आत्मा को इतना कष्ट पहुंचाए शरीर को, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का है? 5वें और 6वें दोनों पीढ़ी का है। इसलिए इसका आंसर सी और डी हो जाएगा, 5वां और 6वां। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि महाबोधि मंदिर, बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस वृक्ष को 7वीं शताब्दी में महाराज शशांक द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यानी कि ह्वेनसांग ने बताया था अपनी पुस्तक में कि उस वृक्ष को जो शशांक था, जो सम्राट, उसने इसको नष्ट कर दिया था। इसके बाद इसके स्थान पर 2 और वृक्ष लगाए गए थे और वो भी नष्ट हो गए। और वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया है। तो यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और इससे केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पुरुवर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया है। तो यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया है। तो तथ्यों में विवाद होने के कारण जो बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, यानी कि अभी एग्जाम में शायद क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मौर्य युग में पहाड़ियों का काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ है। अशोक और उसके पुत्र दशरथ के समय बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए घर बनाए गए थे रहने के लिए। और अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों की गुफा में सुदामा की गुफा, कड़ चौपड़ आदि का नामक गुफा प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर भगवान के मतलब शिष्य थे और बाद में कुछ मतभेद होने के कारण इन्होंने आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इसके अनुसार नियतिवाद कहा जाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। यानी आपके साथ क्या होगा, पहले से ही ये लिखा गया है या
कन्फर्म है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु थे, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था। और इसका संस्थापक पूछेगा तो अजातशत्रु हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। और उदयन ने इसे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। यह शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी उदयन ने बनाया था। और इसकी स्थापना किसने किया था पाटलिपुत्र की, तो अजातशत्रु हो जाएगा। और किस किस वंश में, तो पाटलिपुत्र राजधानी रहा था तो शिशुनाग वंश में, नंद वंश में और मौर्य वंश में। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो देखिएगा कायदा हो जाएगा काली सिंध, और मालवा हो जाएगा नर्मदा नदी, आहाड़ हो जाएगा बनास में, और स्वालदा ताप्ती। तो इसका आंसर होगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 किस ऑप्शन में दिया है देखिएगा, ऑप्शन सी दिया है 4 3 1 2। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन दिया है कि आहाड़ बनास हो जाएगा, कायथा काली सिंध, स्वालदा ताप्ती और मालवा नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अस्तुलभट्ट थे। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष अस्तुलभट्ट थे। कहाँ पे हुई थी यह संगीति, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो जैन धर्म में कितनी संगीति हुई थी, तो 2 संगीति हुई थी। पहला ये पाटलिपुत्र में हुआ था, इसके अध्यक्ष अस्तुलभट्ट थे। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पाटलिपुत्र जैन धर्म की संगीति का आयोजन 4th शताब्दी में हुआ था ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष अस्तुलभट्ट थे। और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। तो उदयन ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मगध के हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र या इसे कुसुमपुर नगर में राजगिर से अपनी राजधानी बनाई थी।